नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी के सीरीज़ के अंदर बातचीत कर रहे थे जिसमें आपकी भूगोल विषय कक्षा 6 के सभी अध्यायों के बारे में अपन बातचीत कर चुके। और इस वीडियो के अंदर अपन कक्षा 6 जो आपकी राजनीतिक विज्ञान की जो पुस्तक संचालित होती है भाग 1 उसके सभी अध्यायों की व्याख्या और उनके महत्वपूर्ण नोट्स एवं उनके जो जीके के प्रश्न बनेंगे उनकी बातचीत करने वाले हैं, ठीक है ना? तो इससे पहले अगर आपने वो पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, मतलब आपने भूगोल के और इतिहास के और राजस्थान अध्ययन इनकी वो सारी जानकारी नहीं देखी है, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करें। प्लेलिस्ट पे मैंने सारे वीडियो है वो क्रमानुसार डाल रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और इसके अंदर अपन आपकी कक्षा 6 की जो राजनीतिक विज्ञान है उसके नोट्स और जीके की बात करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन इसके कौन कौन से अध्याय है उनकी बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना? तो देखो इसके टोटल कितने अध्याय है, इसके हैं आपके 9 अध्याय। पहला है विविधता की समझ, दूसरा है विविधता में एवं भेदभाव, तीसरा सरकार क्या है, चौथा लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, पांचवा पंचायती राज व्यवस्था, और छठा जो है गांव का प्रशासन, सातवां नगर, फिर ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो ये इसके टोटल 9 अध्याय हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो थोड़ी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बनी गई है, इसलिए मैंने वो आपको अलग तरीके से वहाँ बताया, क्योंकि ये जी बनाई गई थी तब थोड़ा इतना कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि वो विषय सूची वगैरह मैं इंक्लूड करना भूल गया था, तो ये पीडीएफ पहले ही बनी हुई थी और मुझे वापस इसको एडिट करने का टाइम नहीं मिला, ठीक है ना? बाकी इसमें जानकारी अपने जो अध्यायों की है वो तो बिल्कुल सही तरीके से, बल्कि इसके जो ऊपरी जो होता है ना आवरण दिखावा, वो सही तरीके से नहीं किया गया है, ठीक है ना? तो इसलिए आप मैनेज कर लेना इन चीज़ों को, ठीक है? ओके। तो ये आपकी पुस्तक है, कक्षा 6 में संचालित होती है। और इसके जो अध्याय है उन सब की डिटेल, वैसे इतनी कोई खास ज़्यादा जानकारी नहीं है इनमें, बाकी अध्यायों में जितनी अपने को डिटेल पढ़नी होती है ना, इतनी नहीं है। मैंने सारी जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने ले रखी है इसके अंदर, ठीक है? तो चलो, पहला अध्याय है विविधता की समझ। अब पहले अध्याय के अंदर इम्पोर्टेंट एक चीज़ मिली अपने को देखने के लिए कि जो मणिपुर राज्य है, मणिपुर राज्य में औरतें जो वस्त्र पहनती है उसको बोलते हैं फनेक, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? फनेक। और झारखंड के आदिवासियों, जब आदिवासी जो एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में अपन जैसे मिलते हैं राम राम नमस्कार गुड मॉर्निंग जैसे करते हैं, उसी प्रकार वो लोग करते हैं जोहार। तो जोहार जो शब्द है वो झारखंड में आदिवासियों से निकला है। और मणिपुरम की जो औरतें हैं वो जिस तरीके का वस्त्र पहनती है उसे फनेक कहा जाता है, ठीक है? लद्दाख जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यानी जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर की जो पूर्व की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे स्थित एक रेगिस्तानी इलाका है। और यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना शॉलें बनती है, पश्मीना ऊन प्राप्त होती है और इसी ऊन से पश्मीना शॉलें बनाई जाती है, ठीक है ना? लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, और लद्दाख जो है उसी के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। और लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में तिब्बत का केसर सागा ग्रंथ लद्दाख में बहुत प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना तिब्बत का कौन सा ग्रंथ है जो लद्दाख में प्रसिद्ध है। तिब्बत का केसर सागा ग्रंथ। तो ध्यान रखना केसर सागा जो ग्रंथ है वो विशेष रूप से कहाँ का है, तो ये आपके तिब्बत का है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। केरल कहाँ का है देखो, केरल जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बचा हुआ एक राज्य है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ध्यान रखना सबसे पहले जो अरबी एवं यहूदी व्यापारी थे वो केरल के रास्ते ही भारत आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस, ईसा मसीह के धर्मदूत कौन है? संत थॉमस। कौन चीज? संत थॉमस 2000 साल पहले भारत आए थे और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को ही जाता है। तो ध्यान रखना सबसे पहले अरबी यात्री जो है वो इसी रास्ते से भारत आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह जो धर्मदूत थे उनके संत थॉमस, वो भी इसी रास्ते से सबसे पहले यहाँ आए थे और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो ध्यान रखना ईसाई धर्म भारत में किस मार्ग से होते हुए आता है, तो केरल वाले मार्ग से, ठीक है ना? जो पश्चिमी तट वाला केरल वाला जो क्षेत्र पड़ता है, या फिर दक्षिणी क्षेत्र में अगर अपन बात करें तो केरल में पड़ता है।
वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता खोजा। तो वास्को डी गामा भी इसी क्षेत्र से अंदर आता है। और चीन के व्यापारी भी केरल आए और यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनी वल्ला कहा जाता है, ठीक है ना। और ये तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। तो ये जो केरल वाला इलाका है इसके अंदर चीन में जिस तरीके के मछली पकड़ने के जो जाल यूज़ होते हैं ऐसे कैसे यहाँ पे भी यूज़ होते हैं, उन्हें बोला जाता है चीनी वल्ला। और ये जिसमें पका के खाते हैं ना उसे बोलते हैं चीनी चट्टा, ठीक है। उसके बाद में इधर चलो ऊपर, केरल में मनाए जाने वाले त्योहारों का नाम एक ओणम है। त्योहार केरल में त्यौहार कौन सा मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है। और इसकी एक विशेष आकर्षण वाली चीज़ क्या है कि इसमें नाव प्रतियोगिता होती है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ भी थोड़ी ध्यान रखें कि भारतीय जो एकता है वो बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ कौन लिखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति का है। और राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है इसे आगे शब्दों में लिखिए। तो ये आप देख सकते हैं राष्ट्रगान जनमन गण वो है आपका जनगण मन, ठीक है ना। ये किस तरीके से इसके अंदर जो शब्द प्रयोग किए गए हैं कि मराठा द्रविड़ वो जो शब्द है वो सारे एक तरीके से भारत को बांधते हैं, ठीक है। तो वापस मैंने इसके अंदर चित्र डाल दिए थे। तो ये जो है वो आपके लद्दाख वाला रेगिस्तान है, इसको अपन कह सकते हैं ठंडा रेगिस्तान। कैसा रेगिस्तान कह सकते हैं, ठंडा रेगिस्तान, ठीक है। और ये आपकी महिलाएं वहाँ पे पश्मीना शॉलें बना रही है, पश्मीना शॉल, ठीक है। और ये जो क्या बोलते हैं उसको जाल चीनी वल्ला, कौन सा जाल, चीनी वल्ला, चीनी वल्ला ही बोलते हैं या चीनी वाला है, चीनी वल्ला ही है, ठीक है ना। ये चीनी वल्ला। और ये नाव प्रतियोगिता कौन से त्योहार पे होती है, तो ओणम। कहाँ प्रसिद्ध है, तो केरल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा अध्याय है। देखो इस इन अध्यायों के अंदर ज़्यादा डिटेल बहुत ज़्यादा मतलब आप जब पढ़ोगे ना तो इनके अंदर रामायण बहुत ज़्यादा दी हुई है, लेकिन अपने काम काम की जो चीज़ है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। अब आपको बाकी नोट्स की तरह इनमें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी क्योंकि इस पीडीएफ को मैं एडिट नहीं करना चाहता क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास भी। तो बाकी के अंदर तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपडेट किए हुए हैं और सही तरीके से किए हुए हैं। वैसे अगर टाइम मिला तो मैं करने की कोशिश करूँगा क्योंकि अब ये बन गई है सो बन गई, जैसे जैसे काम चल जाएगा। क्योंकि उनमें जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दी हुई है और इसमें मैंने शायद डायरेक्ट अंडरलाइन कर दिया तो आप इन चीज़ों को समझ लोगे अच्छी तरीके से, है ना। आगे देखो, विविधता एवं भेदभाव, दूसरा अध्याय है वो विविधता एवं भेदभाव से संबंधित है। देखो अब पूर्वाग्रह शब्द को देखेंगे कि पूर्वाग्रह शब्द का मतलब क्या है कि कोई राय बना लेते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वो होता है पूर्वाग्रह, ठीक है ना। आपको कहीं जाना है और उससे पहले ही आपको उस चीज़ या उस जगह पर डर बिठा दिया जाता है आपके दिमाग के अंदर, तो आप जाओगे ना उससे पहले ही आपकी वहाँ से डर वाली भावनाएं मन के अंदर बैठ जाएगी। आप सोचो अरे यार मैं वहाँ पहुँचा, मेरे साथ में ये हो गया तो मैं क्या करूँगा, वो हो गया तो क्या करूँगा, तो उसे बोलते हैं पूर्वाग्रह, ठीक है ना। पहले विकलांग, अब देखो विकलांग शब्द जो है पहले विकलांग शब्द प्रयोग किया जाता था, इस शब्द को बदलकर आज के लिए आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो खास ज़रूरतों वाले बच्चे, ठीक है ना। ये स्कूल एजुकेशन के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको ऐसे कहते हैं ना, ये तो तू तो विकलांग है, तो वो बच्चे के ऊपर एक तरीके से गलत प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। वो मतलब ऐसे सोचता है कि अपने आप को बाकी बच्चों की तुलना में वो नीचे सोचने की क्षमता धारण कर लेता है अपने दिमाग के अंदर। तो वर्तमान समय में विकलांग शब्द की जगह जो प्रयुक्त किया जा रहा शब्द है वो कौन सा है, खास ज़रूरत वाले बच्चे, ठीक है। तो आप भी इसका ज़रूर ध्यान रखें। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे बोलते हैं रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ आपको थोड़े थोड़े ध्यान रखना है कि रूढ़िबद्ध धारणा और पूर्वाग्रह से क्या संबंध है। मतलब अपन पक्का एक विश्वास बना लेते हैं, छवि बांध लेते हैं, मतलब वो आदमी बुरा है सो बुरा है, तो वो हो गई एक रूढ़िबद्ध धारणा है। आपके घर वाले बुरा कहते आ रहे हैं उसे, आप लोग भी उसे बुरा कहते आ रहे हो, तो वो एक रूढ़िबद्ध धारणा हो जाती है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। तो ये बड़े नेता थे जो आप जानते हो।
ये अनुभव उनको 1901 में हुआ जब केवल 9 साल के थे, वो महाराष्ट्र में थे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक स्टोरी होती है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को छूआछूत का जो अनुभव हुआ था ना, वो कब हुआ था? 1901 के अंदर हुआ था, क्योंकि वो एक गांव में गए थे और वहाँ उनके साथ में भेदभाव हो गया था, जैसे कि यहाँ चित्र में दिया हुआ। तो अपन आगे देखेंगे इसको, ठीक है ना। कोरे गांव में अपने भाइयों के वहाँ जा रहे थे और उन्होंने कहा हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था और आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। उन्हें जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते। तो ये जो कथन है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, और यहाँ शब्द दिया है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि सरकार किसी भी एक विशेष धर्म को सपोर्ट नहीं करेगी, सरकार के लिए सभी धर्म बराबर है, ठीक है। तो ये जो बच्चे हैं वो विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे हैं, इन्हें आप विकलांग नहीं कहेंगे, ठीक है। और ये सब एक साथ मिल करके आराम से खेल सकते हैं। और ये एक प्रकार का जो आपको चित्र दिख रहा है, ये क्या बता रहा है? ये छुआछूत को बता रहा है, ठीक है ना। ये छूत अछूत को बता रहा है, ठीक है ना। पहले शिक्षा प्रणाली में किस तरीके से भेदभाव होता है। और यहाँ जो नीचे चित्र दिया हुआ है ये बता रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनका दोस्त दोनों एक अपने गांव जा रहे थे और अच्छे सूट बूट में थे। और उस ज़माने में ये जो इनकी जाति थी महार, ये अछूत जाति होती थी, और इनको ये कोई भी बैलगाड़ी वाला उनको वहाँ गांव तक पहुँचाने की बात मान नहीं रहा था, क्योंकि ये अछूत परिवार से संबंधित है। तो इस तरीके से ये स्टोरी थी, 1901 में उन्हें अनुभव हुआ। और ये भारत का संविधान है, उद्देशिका है, प्रस्तावना है, ठीक है ना। और ये आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब ये तीसरा अध्याय, सरकार क्या है। कुछ उदाहरण है जो सरकार के अंग है। जैसे सरकार के अंग कौन है? सर्वोच्च न्यायालय सरकार का अंग है, भारत पेट्रोलियम सरकार का अंग है, भारतीय रेल, ये सरकार के अंग है, ठीक है। अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय सरकार, देखो स्थानीय सरकार है वो स्थानीय स्तर पर काम करती है। राज्य स्तर पर जो काम करती है वो राज्य सरकार होती है, और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है वो राष्ट्रीय सरकार होती है। तो सरकार कितनी प्रकार की होगी? सबसे पहले राष्ट्रीय सरकार। 2 नंबर पे कौन सी है? राज्य सरकार। 3 नंबर पे कौन सी है? 3 नंबर पे कौन सी है? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार। तो ये है इम्पोर्टेंट सरकार की बायोडेटा, ठीक है। ओके, आगे देखो। यहाँ छोटी सी डिटेल दी हुई। आंध्र प्रदेश राज्य को पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था, ठीक है ना। तेलंगाना को 29वां राज्य बनाया गया था। 31 नवंबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि 31 अक्टूबर 2019 को कश्मीर जो राज्य है उसको 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, जम्मू और कश्मीर, और साथ में लद्दाख। तो जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में भारत एक लोकतंत्र है, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमें एक लंबी लड़ाई लड़ी, ठीक है, ये आप सब जानते हैं। मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक वोट दे सके, ठीक है ना। जब लोकतांत्रिक सरकार औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं देने देती थी, अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और उन्हें अपने पास संपत्ति थी। इसका मतलब ये था कि औरतों, गरीब बच्चों और अशिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो पहले जो थी सरकार, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, और ऐसी स्थिति पूरे भारत में फैल रखी थी। और 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वही वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया। तो महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी ये, और उसके बाद में अपने को ये वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। इस आंदोलन को महिला अधिकार आंदोलन कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं, ठीक है ना।
सफरेज मूवमेंट क्या है? ये एक प्रकार से महिलाओं को वोट देने से संबंधित जो अधिकार था या जो आंदोलन चला उसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। ठीक है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में प्राप्त होता है, और जबकि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में प्राप्त होता है। तो चीज़ ये ध्यान रखना कि सफरेज मूवमेंट है वो क्या है। उसके बाद में ये भारत पेट्रोलियम सरकार का अंग है, ये भारतीय संसद भी सरकार का अंग है, और भारतीय रेलवे भी सरकार का अंग है। और पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वही बनते थे शासक। ठीक है ना। और ये वर्तमान समय का मतदान प्रणाली का उदाहरण है। और ये वोट फॉर वुमेन ये 1920 और 1928 के आंदोलन है। ठीक है ना। और ये छोटी मोटी डिटेल है कि निर्णय कौन करता है, पटना में बच्चों को पार्क का निर्णय कौन करेगा या कौन सी सरकार करेगी। ठीक है ना। तो उस प्रकार है। यहाँ पे आप राज्य सरकार, सॉरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार लगा करके टिक लगा सकते हैं कि भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध स्थापित करना किस सरकार का काम है, तो ये राष्ट्रीय सरकार का काम है। ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार के सारे सरकारी स्कूल कक्षा 8 में बोर्ड का परीक्षण लेना है तो कौन करेगा? ये राज्य सरकार करेगा। ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद में लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, ये कौन सा अध्याय हो गया? तीसरा हो गया था ना ये ऊपर। हाँ तीसरा, ये है आपके चौथा अध्याय, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। ठीक है, ध्यान रखना, अफ्रीका के अंदर रंग भेद कानून से संबंधित लड़ाइयाँ लड़ी गई। अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे प्रयास संघर्ष किए। अतः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका को लोकतांत्रिक देश बना दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, कौन से व्यक्ति? मंडेला। मंडेला मंडेला ने यहाँ पे बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी और 1954 को यहाँ पे है वो रंग भेद की नीति को ख़त्म किया। और यहाँ पे भाषा जो थी वो भाषा थी जुलू। ठीक है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी का पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में पढ़ा होगा। तो ध्यान रखना, कावेरी नदी किस बीच विवादित है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवादित है। कर्नाटक के कृष्ण सागर बांध में भरा होता है और उसके बाद में तमिलनाडु के मैंटूर में भरे हुए के कारण ये दोनों बांध जो है जो है क्या बोलते हैं उसको, विवादित है। किस तरीके से विवादित है? देखो, ये यहाँ पे कर्नाटक है और ये यहाँ पे तमिलनाडु है। ठीक है ना। अब ये जो मैंटूर नदी है वो कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर बना हुआ है और यहाँ से ये नदी निकल रही कावेरी। ठीक है। और ये जो है ये तो आपका कर्नाटक है और ये आपका है तमिलनाडु, और ये कौन निकल रही है? ये कावेरी निकल रही है। ठीक है। अब कर्नाटक के अंदर बना हुआ है कृष्ण सागर बांध, ये यहाँ पे कृष्ण सागर बांध है। ठीक है। और ये यहाँ पे बना हुआ है मैंटूर। ठीक है। अब ये मैंटूर बांध है। ठीक है ना। अब कर्नाटक में बारिश हुई, कावेरी नदी में पानी आया तो पहले कौन भरेगा? कृष्ण सागर भरेगा। और बारिश आने के बाद में ये भर जाएगा तो ये इसके गेट नहीं खोलेंगे। ठीक है ना। जब तक पूरा, अगर ज़्यादा पानी हो जाता तो गेट खोलेंगे और पानी किसको मिलेगा? ये तमिलनाडु को मिलेगा मैंटूर के लिए। ठीक है ना। जब बारिश कम हो जाती है और गर्मियों में पानी की आवश्यकता पड़ती है तो ये केरल राज्य खोल ही नहीं रहा है और यहाँ पे भी इनको ज़रूरत है, तो ये इसी कारण इन दोनों के बीच में विवादित चलता है। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी जगह, देखो ये बेचारी कावेरी नदी। ठीक है ना। ये यहाँ पे कावेरी नदी आपके बनी हुई है। तो ध्यान रखना, कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में विवादित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा बांध है? मैंटूर बांध, और कर्नाटक में कृष्ण सागर। ठीक है। उसके बाद देखो, कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में, उसे ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और उसका वोटिंग लिस्ट में नाम हो। ठीक है ना। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों और छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुख्य होता है, और वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो वार्ड पंच और जो लोग मिलते हैं, कौन कौन? वार्ड पंच और सरपंच मिलकर के ग्राम सभा का या ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। ठीक है ना। ग्राम पंचायत, ठीक है ना। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। तो ध्यान रखना, ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। और सचिव का काम सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है। सचिव का काम ग्राम सभा एवं ग्राम की बैठक बुलाना और जो भी चर्चाएं और निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड
रखना होता है। और जल संवर्धन विकास कार्यक्रम जिसको वाटर शेड कहते हैं, तो ध्यान रखना वाटर शेड क्या है, तो जल संवर्धन विकास कार्यक्रम जो है उसे वाटर शेड कहते हैं। महाराष्ट्र के 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के कारण निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखना कि निर्मल ग्राम जो पुरस्कार है वो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत स्तर पर जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो सरपंच होते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, आगे आपका जो अध्याय है पंचायती राज उसको ओपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।